वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नमस्ते प्यारे बच्चों। हम लोग जो है एनालिसिस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के 2018 के पेपर का। 2018 में जो यूपी बोर्ड में पेपर आया था, हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों, और उससे और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। इससे पहले हमने मॉडल पेपर का एनालिसिस किया, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इंग्लिश में भी बात करने वाला हूँ और हिंदी में भी, यानी मेरे पास हिंदी का पेपर भी है और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन था, विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सी जो है इकाई नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन पर कूलम में हम नापते हैं, वोल्ट पर मीटर में भी नापते हैं, और यहीं से जूल पर कूलम मीटर भी बन जाता है। वोल्ट होता है जूल पर कूलम, तो वो भी बन जाता है, पर जूल पर कूलम वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को नापते हैं उसमें, तो ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज जूल पर कूलम। तो ये जो आ रहा है, ये कहां से आया है? चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे आपको यूनिट पता है किसी की, तो आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेड कलर कर देता हूं इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नंबर थ्योरी वाले पार्ट से, तो हम खाली रेड रेड वाले, ये पुराने पेपर का एनालिसिस है बच्चों यूपी बोर्ड के, तो खाली रेड रेड वालों को हम काउंट करेंगे, रेड कलर वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। हमने रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो फिर कहानी खत्म हो गई, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज, एज रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो किसी बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग, अच्छा ये कहां से है? ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और ये कंसेप्चुअल है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंसेप्चुअल। सी, फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट सब्सटेंस शुड बी ऑफ। अगर हम विद्युत चुंबक बनाना चाहते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता, निम्न धारणशीलता, उच्च निग्राहिता। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है। तो धारणशीलता बोलते हैं बच्चों रिटेंटिविटी को, निग्राहिता बोलते हैं कोर्सिविटी को। तो ये सब्सटेंस होना चाहिए लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इट शुड बी इजिली मैग्नेटाइज्ड एंड इजिली डीमैग्नेटाइज्ड। तो सही आंसर हुआ फोर्थ, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से, तो कंसेप्चुअल फ्रॉम मैग्नेटिज्म। अगला सवाल, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, जो प्रेरकत्व है उसका मात्रक होता है, तो हेनरी में नापते हैं इसको। तो इन चार में से हेनरी को इस फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेस करना है। तो आपको पता है एक्सेल होता है ओमेगा एल, तो एक्सेल को ओम में नापते हैं। अब ओम सेकंड में हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो सही जवाब है ओम सेकंड। एक्सेल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एल इक्वल टू एक्सेल अपॉन 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चले गए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। करेक्ट आंसर इज ओम सेकंड। तो ये जो है ये भी कंसेप्चुअल कैटेगरी में जाएगा। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए यूनिट्स को लेकर। वैसे हम थ्योरेटिकल कैटेगरी में भी डाल सकते हैं यूनिट ऑफ इंडक्टेंसेस, पर इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं इसको कंसेप्चुअल कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसको पढ़ लेते हैं कि अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करनी है तो त्वरित आवेश आपको चाहिए, मींस एक्सेलरेटेड चार्ज आपको चाहिए।
क्योंकि त्वरित आवेश परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ईएमडब्ल्यू का। तो ईएमडब्ल्यू में कंसेप्चुअल 1 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आंसर एनी 3 पार्ट्स। ये तो ई तक हो गए हमारे पूरे। नीचे इनमें से कोई 3 हिस्सों का जवाब हमको देना है। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस? ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस जीनर डायोड का हिस्सा है, तो इस साल 2021 में सिलेबस में नहीं है। द रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू पीएन जंक्शन। तो भंजक विभवांतर किसको कहते हैं? पीएन संधि पे लगाया गया वो पश्च दिशिक है ना, पश्च दिशिक नॉट दशित विभवांतर जिस पर प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल युग्म अलग अलग होकर धारा के मान में अत्यधिक वृद्धि करें, भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक बोलता भी कहते हैं उसको। तो ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन, और इसको हम डालेंगे डेफिनेशन वाले हिस्से में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जाएगा बच्चों, थ्योरी पे +1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो विश्रांति काल है इलेक्ट्रॉनों का, उस पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अब 4 ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, आपको लैंग्वेज में लिखना है। तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल या विश्रांति काल बढ़ता है, क्योंकि ये गलत लिख दिया है ना। तापमान बढ़ाने पर विश्रांति काल घटेगा, टक्करें जल्दी जल्दी करेंगे, तो यहाँ आएगा घटता है। घटता है क्योंकि तापमान से इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति बढ़ती है, रैंडम मोशन बढ़ता है, फलस्वरूप टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। तो टक्करें जल्दी जल्दी होने लगेंगी। इसकी वजह से क्या होगा? विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ये सही है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। तो ये जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्चुअल पार्ट में फिर से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्चुअल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट आर एडी करंट्स? भंवर धाराएं क्या हैं? डेफिनेशन वाला पार्ट है, ईएमआई से है। करंट्स गेट इंड्यूस्ड इन मेटल ऑब्जेक्ट्स इन फॉर्म ऑफ एडीज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद देम आर कॉल्ड एडी करंट्स। अब देखेंगे बच्चों, यही सवाल आपको फिर से मिल जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में, यानी आप यहां से तैयारी हो रही है आपके प्रश्न पत्र की। भंवर धाराएं क्या हैं? किसी धात्विक वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें जो धारा एक नहीं होती बच्चों, धाराएं होती हैं, ठीक है। जो धाराएं उत्पन्न होती है प्लूरल में, बहुवचन, वे वह नहीं, वे भंवर धाराएं कहलाती हैं। भंवर धाराएं कहलाती है क्योंकि इनकी उत्पत्ति भंवर के रूप में होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसको हम रखेंगे ईएमआई में, डेफिनेशन वाले पार्ट में, थ्योरी। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय वॉटलेस करंट? वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन पूछिए। तो कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज परपेंडिकुलर टू वोल्टेज यानी IRMS sin phi, उसी को हम बोलते हैं वॉटलेस, क्योंकि एवरेज पावर एसोसिएटेड इसके साथ जो होती है वो शून्य होती है। आल्सो द करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर, वो कैसी होती है? शक्तिहीन होती है। तो वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? धारा का विभवांतर के लंबवत अवयव या घटक, धारा का वो घटक जो विभवांतर के लंबवत है, उसी को वाटहीन धारा कहते हैं, कहलाता है। IRMS sin phi। वाटहीन धारा के लिए औसत शक्ति शून्य होती है। शुद्ध प्रेरण कुंडली तथा शुद्ध संधारित्र में प्रवाहित धारा वाटहीन ही है। तो इसको हम डालेंगे EMI AC में, और कौन सी कैटेगरी में हम रखेंगे? थ्योरी में डालेंगे हम इसको, EMI AC थ्योरी। अगला प्रश्न है आंसर एनी 3 पार्ट्स। कोई से 3 पार्ट्स का आपको आंसर देना है। राइट एम्पियर्स लॉ रिलेटेड टू ड्रिफ्ट करंट ID एंड कंडक्शन करंट I। पहले भी कितने थे? 3 हिस्सों का ही आंसर देना था, ठीक है, A B C D। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
ये है 3 अंक का, 3 अंक का प्रश्न है और मैंने 4 बार उसको काउंट कर लिया है, तो बेटर ये है कि मैं क्या करूं, यहाँ 1 कम कर दूं, ये मैं इसी से, तो मैं 1 कम कर देता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी बच्चों। तो लेट्स गेट बैक, फिर से अभी 3 ही लेने हैं हमें, एक ही चैप्टर से जो एक तरह के होंगे उनमें से एक कम कर देंगे। राइट एम्पियर्स लॉ रिलेटेड टू ड्रिफ्ट करंट आई डी एंड कंडक्शन करंट आई। एम्पियर का नियम हमें लिखना है, जो कि मॉडिफाइड लॉ है, क्योंकि इसमें बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट करंट एंड कंडक्शन करंट। ये मिसप्रिंट है बच्चों, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट ही होना चाहिए रिलेटेड टू, इट इज नॉट ड्रिफ्ट, इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में बनेगा जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपसे पूछा गया है विस्थापन धारा आईडी एवं चालन धारा आई से संबंधित एम्पियर के नियम का व्यंजक लिखिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू टाइम सिग्मा आई प्लस आई डी, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से विद्युत चुंबकीय तरंगे, वहां से थ्योरेटिकल +1 1 अंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आपको कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इतना है, क्षेत्रफल दिया हुआ एरिया है इतना, चुंबकीय फ्लक्स इतना हो जाएगा, अच्छा सॉल्यूशन है, ओके ये है बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, फ्लक्स निकालना है, एरिया भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ई फाई जो होता है ई डॉट ए होता है, तो आपको कहा गया एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम में 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप है, वाईजेड तल के समांतर यानी उसके लंबवत 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे 90 नहीं 0 डिग्री हो गया, दोनों से समान दिशा में हो गए, तो cos 0 1 हो जाएगा, आएगा 0.24 वोल्ट मीटर। तो न्यूमेरिकल है, और क्योंकि विद्युत फ्लक्स पूछा है, विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, तो ये न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और 1 नंबर का है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्विच एस को जब हम बंद करते हैं इस सर्किट में, फाइंड द करंट, अच्छा 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करना है व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, इसको जब बंद करते हैं, स्विच एस को बंद करने पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो धारा जो है सीधे सीधे 10/2 5 एम्पियर हो जाएगी। स्विच एस बंद हो तो लघु पथित हो जाता है, नहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो 5 एम्पियर होगी। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल है, तो 3 ही करने थे हमको, डी और आ रहा है, तो मैं इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल हमें देखना है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो न्यूमेरिकल कैटेगरी में मैं एक कम कर देता हूँ, यानी इसको मैं हम काउंट नहीं करते उसमें, और डी वाले को ले लेते हैं एंगल ऑफ डिप। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, एंगल ऑफ डिप का मतलब पूछा है आपसे, इट इज द एंगल बाय व्हिच अ डिप नीडल डिप्स डाउन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं, दिक्पात कोण नहीं है तो नति कोण होता है, नति कोण, इट इज नॉट दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है दिक्पात कोण, इसमें करेक्शन होगा बच्चों। नति कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय यामात्रण में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है वह नति कोण कहलाता है। ठीक है, तो 1 नंबर में ये होगा मैग्नेटिज्म में थ्योरी का पार्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2 नंबर के प्रश्न आ गया, कोई से 3 हिस्सों का जवाब हमें देना है, नहीं 4 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई से 3 करने हैं। पहला व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ये डेफिनेशन हो गई, फिर है 3 एम्पियर ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 0 in 0.001 सेकंड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज दिस मच, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है और 1 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट है। हिंदी में भी आप देख लें,
2 नंबर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट। और ये जो है इस हिस्से से है EMI AC से। 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट। 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये हमने EMI AC म्यूचुअल इंडक्शन क्वेश्चन देखा 2 नंबर में। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, फिर से न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज वेलोसिटी, पीक वैल्यू निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है कोरिस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। तो ये न्यूमेरिकल है 2 नंबर का। और ये जो न्यूमेरिकल है विद्युत चुंबकीय तरंगें इस अध्याय से है। तो आपको औसत ऊर्जा घनत्व का मान निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है आपको, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो बड़े काम का सूत्र है E0/B0 इक्वल टू C, इसको आप तैयार कर लें। तो 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के खाते में। अगले प्रश्न पर अगर हम आए, 2 नंबर में राइट गॉस थ्योरम, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। तो फाइंड लिखा है, डेरिवेशन करना है आपको नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट एट ए पॉइंट नियर द प्लेट। डेरिवेशन बड़ा है, कम अंकों में पूछा गया है। गॉस थ्योरम थ्योरेटिकल पार्ट है, पर डेरिवेशन जो फाइंड करके पूछ लिया गया है कम अंकों में पूछा गया है। इसके लिए आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हैं बच्चों। 2 अंक में मैं इस पूरे को डेरिवेशन में डालता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशन। हमें सिर्फ 3 सवाल करने थे, तो चौथे को हमें छोड़ना पड़ेगा। वायर AB shown in the figure is of 4 meter length. Where should the free end of galvanometer be connected on AB so that galvanometer shows zero deflection? न्यूमेरिकल कैटेगरी का है, P/Q इक्वल टू R/S व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो कोई से हमें 3 ही करने थे, इसलिए इस चौथे पार्ट को हम छोड़ देते हैं, काउंटिंग में नहीं ले रहे। फिर अगला है 5वां, फिर से कोई से 3 पार्ट हमें करने, 2-2 नंबर के हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी you have to find the expression, you have to find the expression for magnetic field produced at the center of current carrying circular coil। बच्चों ये अक्सर आता रहता है, मतलब हर साल आ जाता है। तो इसके लिए भी आपको डेरिवेशन है, 2 नंबर का मैग्नेटिज्म से। तो अपने आप आपको ये थ्योरी से देखना है, मैग्नेटिज्म से डेरिवेशन 2 नंबर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर है, 20 ओम रेजिस्टेंस का फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 0.005, यानी IG की वैल्यू आपके पास है, कैपिटल G की वैल्यू है। इसको कन्वर्ट करना है अमीटर में, जो कि 1 एम्पियर तक नाप सके। फॉर्मूला हम जानते हैं, IG इंटू G/I-IG। सीधे से लगाकर हम पता कर सकते हैं। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, GS/G+S हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल है 2 नंबर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 नंबर का न्यूमेरिकल। Next question, see, explain electromagnetic theory of waves. Write different ways of electromagnetic spectrum in ascending order of frequency. Theoretical question है EMW से, और इसको हम लिख सकते हैं मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से। और फिर जो दूसरा है वो न्यूमेरिकल है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यहाँ पर है। तो अगर मैं चौथे वाले को स्किप करता हूँ क्योंकि 3 ही करने थे, तो मैं EMW में इसको जोड़ दूंगा। देखते हैं EMW में जोड़ना सही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि EMW में ऑलरेडी 4 नंबर हो चुके हैं। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जोड़ता हूँ बच्चों न्यूमेरिकल 2 नंबर में। इस न्यूमेरिकल की बात मैं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ क्या समस्या थी बच्चों इस न्यूमेरिकल में, ये यूपी बोर्ड का टिपिकल क्वेश्चन आ गया। P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर नहीं है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़ गया, केवीएल लगाना पड़ गया कैपेसिटर्स के लिए। तो ये एक मुश्किल सवाल, टफ क्वेश्चन माना जाएगा, जो कि इस पेपर में दे दिया गया है। पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैंडेमिक की वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, यानी आसान सवाल मिलेंगे। फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है 6, आंसर एनी 3 पार्ट्स। फिर 3 हिस्सों के जवाब आपको देने हैं। व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वीडी इक्वल टू ईवी टॉप अपॉन एमएल आपको डिराइव करना है। यहाँ मिसिंग है बच्चों लैंग्वेज, मैक्सवेल के अनुसार ऐसा आएगा। और ये हो गया पिछला प्रश्न, जो डेरिवेशन बन गया एक तरह से, या न्यूमेरिकल है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, थ्योरी है। अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, डेरिवेशन है। तो इस पूरे को हम डेरिवेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। 2 नंबर का डेरिवेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अगला प्रश्न है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P शोन इन फिगर। ये बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। कर्व पोर्शन सेमी सर्कल एंड स्ट्रेट वायर्स आर वेरी लॉन्ग। तो आपको दोनों सूत्र आने चाहिए, म्यूजरा अपॉन 2 पाई आर स्ट्रेट वायर की वजह से, म्यूजरा अपॉन 4r सेमी सर्कल की वजह से। किसकी वजह से बाहर होगा, किसकी वजह से अंदर होगा, उसके हिसाब से हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है और ये रिजल्ट है। नेट जो है वो बाहर की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि तीनों ही हिस्से बाहर की तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो घट नहीं रहा, सब जुड़ रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से न्यूमेरिकल है 2 नंबर में, न्यूमेरिकल 2 नंबर में। The number of turns in primary and secondary coils of a step-up transformer 100 and 400 respectively. If 120 volt of alternating voltage is applied in primary, then find out transformation ratio voltage produced in the secondary. Straight forward न्यूमेरिकल है EMI AC से। तो EMI AC से न्यूमेरिकल 2 नंबर में। हिंदी में आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी पार्ट है उसको मुझे स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई से 3 ही करने थे, नहीं तो अकाउंटिंग में हमारे गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ये आप देख लीजिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल इन द गिवन सर्किट। हर एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, वो हमें पता करना है। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उसका जो तरीका एक यह है, करंट निकाल लिया हमने, और उसके बाद एक सेल डिस्चार्जिंग मोड में 4 वोल्ट वाला, उसके लिए लगेगा E बड़ा होगा V से, E इक्वल टू V प्लस आई आर। और ये चार्जिंग मोड में है, इसके लिए लगेगा V इक्वल टू E प्लस आई आर। तो निरावेशन और आवेशन उसके हिसाब से इक्वेशन लगाकर हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाले सवाल, आंसर एनी 2 पार्ट्स, कोई से 2 का जवाब हमें देना है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ वान डे ग्राफ जनरेटर विद हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। ये हट गया बच्चों आपके सिलेबस से। न्यूमेरिकल जो है वो जरूर आपके सिलेबस में, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला न्यूमेरिकल है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ही नापते हैं। तो मैं इसकी अकाउंटिंग नहीं करता क्योंकि प्रश्न ही हट गया है। हाँ, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो जरूर आपके सिलेबस में, ये आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। और वैसे देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास मार्जिन है क्या,
तो 2 3 4 5 6 तो 1 नंबर का ही मार्जिन है, तो 8 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन हम इसमें नहीं डाल पाएंगे। नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। So let's get back. What is radial magnetic field? A moving coil galvanometer has 1000 turns and each turn has an area 2 centimeters square. Magnetic field produced by the magnet is 2 into this much Tesla. ये न्यूमेरिकल दे दिया है। Find the torsional couple of the suspension wire. मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल है बच्चों, बी बिना साइन थीटा से आप इसको कर सकते हैं। सारा डेटा आपको दिया हुआ है बिना साइन थीटा। बस आपको ध्यान रखना है कि थीटा जो है, यहाँ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 30 डिग्री व्हेन करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं किस तरह से कहा है। 30 डिग्री का विक्षेप होता है, ठीक है। ये देखना पड़ता है कि वो 30 डिग्री लेंगे कोण या 60 डिग्री लेंगे, तो वो कुंडली के तल और तल का अभिलंब जो होता है उसके, और यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल होता है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो सीधे 30 डिग्री का विक्षेप दिया है तो हम सीधे विक्षेप उसको मान लेते हैं। सो मैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन 3 नंबर का न्यूमेरिकल, और मैग्नेटिज्म में हमारे पास मार्जिन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स में ऐड नहीं कर सकते। और 3 नंबर का 8 नंबर पूरे हो चुके हैं। देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में जब चॉइस आ गई है तो अब थोड़ा मुश्किल हो गया, वो थोड़ा आगे जाएगा। ये जो एनालिसिस है उसमें 70 नंबर से ज़्यादा हो जाएंगे। फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन सर्किट इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये हमको पता करना है। ये भी न्यूमेरिकल है, EMI AC से है। तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से रहेगी, पहले हम इम्पीडेंस पता करेंगे, XL XC निकालेंगे, Z निकालेंगे, उससे पावर फैक्टर मिल जाएगा cos phi इक्वल टू R/Z, और फेज डिफरेंस फाई निकल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं EMI AC से, ये न्यूमेरिकल 3 नंबर में। EMI AC से 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल में ऐड कर देता हूँ। तो बढ़ तो रही है नंबर, तो मैं क्या करता हूँ मैग्नेटिज्म में भी डाल देता हूँ 3 नंबर का न्यूमेरिकल, और उससे पहले जो मैंने कम किया था उसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो हम खाली ये वाली कैलकुलेशन देखेंगे, यानी किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है वो हम इसमें नहीं जज कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि और लगा हुआ है। हम देख रहे हैं, हम खाली देखेंगे न्यूमेरिकल कितना पूछते हैं और कंसेप्चुअल कितना, थ्योरी कितना पूछते हैं, ये हम कर लेंगे। तो इससे पहले वाला भी मैंने उसमें ऐड कर दिया जो मैंने छोड़ दिया था। पेपर 2 2018 में बच्चों जो पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। पेपर 1 अलग आता था, पेपर 2 अलग आता था। ये पैटर्न थोड़ा अलग था, तो बेहतर है एनालिसिस करने के बजाय कितना न्यूमेरिकल कितना डेरिवेशन, उसको वो एनालिसिस करना सही नहीं रहेगा। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जिससे कि यही क्वेश्चन जो रिपीट होने हैं वो आप कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन हट गया तो ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हम TIR यूज करते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर में, हम यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is not correct, which of the होना चाहिए, करेक्शन कर देता हूं मैं, which of the कहाँ गया भाई,
ठीक है। Which of the following statements is not correct? Resistance of a semiconductor decreases with increase in temperature. सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, सही बात है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए होल मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बात है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, मेटल का रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर बढ़ने पर, गलत बात है, ऑप्शन 3 गलत है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, ये सही बात है। थर्ड इज रॉन्ग। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो आंसर जो है बच्चों थर्ड है, ना कि फर्स्ट। करेक्ट आंसर इज थर्ड। हिंदी में वेरीफाई कर लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके, यहां पर भी करेक्शन होगा। तीसरा, अगला प्रश्न है 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य होगा। बच्चों ये सवाल रिपीट हुआ है आपके यूपी बोर्ड के पेपर में, यानी दोबारा पूछा गया है। तो सीधे सीधे ही आंसर आ रहा है इसका 400 नैनोमीटर, यानी 2020 का जो मॉडल पेपर है हमने पहले डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एक्सचेंज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन से हैं? तो पाई मेसॉन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, पाई मेसॉन्स। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, दीज आर पाई मेसॉन्स। नाभिकीय बलों के लिए विनिमय कण है मेसोन, इनकी वजह से ये होता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस व्हेन इट एमिट गामा रे। गामा रे निकालने पर कोई चेंज नहीं होता। जब कोई नाभिक गामा किरणों का उत्सर्जन करता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। An object of height 6 cm is placed at a distance 4f from concave mirror. अवतल दर्पण से हमने 6 सेंटीमीटर दूर रखा है। बच्चों अभी 2021 में ये दर्पण वाले प्रश्न, परावर्तन वाले प्रश्न आपको छोड़ने ये नहीं आएंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन रहेगा। तो सॉल्यूशन भले आप इसका देख लें, पर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बिस्मथ धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले दो फोटोन बिस्मथ पर एक साथ आपतित होते हैं तो क्या वे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेंगे? तो आपको पता है ये 1-to-1 इंटरेक्शन है, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, इसलिए आंसर है नो। दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा नहीं दे सकते, और ये जो ऊर्जा है 1.5 2.5 से कम है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है किसको? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को। फिर अगला प्रश्न है डिफाइन द यूनिट क्यूरी। क्यूरी को हमें परिभाषित करना है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन दिस यूनिट। तो रेडियो एक्टिव डिके रेट को हम नापते हैं क्यूरी में। एक क्यूरी 3.7 गुणा 10 विघटन प्रति सेकंड, और रेडियो एक्टिव क्षय की दर को क्यूरी में नापा जाता है। फिर अगला जो प्रश्न है इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव में सेम ही रहेगी 50 हर्ट्ज, फुल वेव होता तो 100 हर्ट्ज। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की बात हमने की। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। तो डेविसन जर्मर का प्रयोग है। निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश के तरंगाग्र की आकृति क्या होगी? बिंदु स्रोत से कैसा निकलेगा, पतले सरल रेखीय स्रोत से कैसा निकलेगा? तो बिंदु स्रोत यानी पॉइंट सोर्स से तो स्फेरिकल निकलेगा, और थिन
लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल निकलेगा। और विच कलर ऑफ लाइट, रेड और ब्लू, विल द पोलराइजिंग एंगल, बच्चों ये 2021 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पोलराइजेशन आपके नहीं आ रहा है, फिर भी आप ये सवाल याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन इन इंफ्रारेड रीजन, ये तीन सीरीज होती है। राइट द जनरल फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइंस इन दिस सीरीज। तो लाइमन, पाश्चन, लाइमन, बामर, पाश्चन, पाश्चन के बाद वाले भी इंफ्रारेड में ही, हालांकि वो सुदूर अवरक्त क्षेत्र में यानी फार इंफ्रारेड है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं पाश्चन को, हालांकि पाश्चन के पीछे वाली ब्रैकेट और फुंड भी इंफ्रारेड रीजन में, इसमें रीजन में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टू आइडियल सिमिलर जंक्शन डायोड्स आर कनेक्टेड एज शोन, ऐसे जोड़ा गया है। पहली बार में ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस्ड है दिख रहा है हमें, और दूसरी बार में दोनों ही रिवर्स बायस्ड हैं, तो यहाँ तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें होगी। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर इन ईच केस, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में होगी, सेकंड केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जल में भरे 40 सेंटीमीटर जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है। जल के पृष्ठ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होगा। जल का अपवर्तन क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द एरिया, वो क्षेत्रफल पूछा गया है, एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विच लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। तो TIR बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल करते हैं। NCERT में भी है, इसके लिए हमें इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है। तो सॉल्यूशन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे हल करेंगे, ये सॉल्यूशन। जो अगला प्रश्न है वो आपको तैयार नहीं करना, मॉड्यूलन वाला, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम आपका सिलेबस से हट गया है। नेक्स्ट है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज d। इसके लिए आप थ्योरी रेफर कर सकते हैं, बड़ा डेरिवेशन है। ऑब्टेन आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, एक्सप्लेन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सब आप आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, कार्यफलन और देली आवृत्ति की व्याख्या करनी। तो इसके लिए आप पाठ्य पुस्तक देखें, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल है छोटा सा, हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कोणीय संवेग क्या होगा? तो हम यहाँ गणना कर सकते हैं, mvr इक्वल टू NH/2π होता है, तो उससे हम ये गणना कर सकते हैं। कैन कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डी पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम से है, उसको आप छोड़ सकते हैं। हाउ कैन यू मेक एंड गेट और गेट यूजिंग नैंड गेट, इसकी थ्योरी में आपने प्रैक्टिस की होगी, नहीं किए तो मेरे वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। एक वीडियो लेक्चर है, वो भी 1 घंटे का होगा, 1 घंटे में सारे लॉजिक गेट्स उसमें मैंने समझा दिए, वहां से आप तैयार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आपके सिलेबस में हो। तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ये गेट का नाम नहीं है, लॉजिक गेट्स, क्योंकि CBSE ने हटा दिए थे, और इसलिए यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी लॉजिक गेट नहीं है, तो आपको अब तैयार नहीं करना है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आप छोड़ सकते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सोलर सेल, तो NCERT में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनको आप पूरा कर सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। कारण समझाइए, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण होता है। तो रेली जो वैज्ञानिक थे, उनके नियम से, रेली के स्कैटरिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसको समझा सकते हैं। ड्रॉ लेबल रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये आपको रे डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन वापस आ सकता है आपके। फाइनल इमेज बन रही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और डिटेल दी हुई है, न्यूमेरिकल अटैच्ड है इसके साथ, तो आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में। तो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है यहाँ पर।
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं। अभिनेत्री नहीं है, ठीक है, अभिनेत्री तो हीरोइन होता है। अभिनेत्री लेंस। तो 24x ये मैग्नीफाइंग पावर इसकी मिलती है हमको, 24 गुना बड़ा करके बताया गया। इमेज उल्टी होगी इसलिए माइनस में है। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ ए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। बच्चों छोड़ सकते हैं, ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, हट गया है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये भी आपके सिलेबस से हट गई है। ये ग्राफ हट गया है, तो ये आप छोड़ सकते हैं बच्चों। तो मैं समझता हूँ ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया 2018 का। इससे आगे की बात और करेंगे हम। मैं तो हमारे जो है कुछ टाइम बाद ये प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चों, क्वेश्चन आंसर की आपके एग्जाम से पहले पहले ये मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग।